हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ स्ट्रक्चर इस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 3 के मटेरियल्स फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर इससे रिलेटेड हम देखने वाले हैं। उसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड फॉर फिलिंग द गैप्स। अगर कोई गैप है तो उस गैप को फिल करने के लिए हम कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे। ऑप्शंस आर नंबर 1 मोर्टर, नंबर 2 ग्राउट, नंबर 3 एडहेसिव एंड नंबर 4 ऑल ऑफ द अबोव। देखिए, अगर कोई गैप है, गैप का मीनिंग आपको पहले समझना होगा, उसे आपको समझना चाहिए, तभी आप समझ सकोगे कि ऑप्शंस में जो अवेलेबल है हमारे पास में, इससे हमारा क्वेश्चन को किस तरह से रिलेट करना है। गैप का मतलब क्या होता है कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हो चुका हुआ है और उसके बाद में, जैसे मान लीजिए ब्रिक मैसनरी आपकी कंप्लीट हो चुकी हुई है और फिर उसके बाद में वहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, कोई गैप क्रिएट होता है और उस गैप को आपको क्या करना है, फिलअप करना है। तो उसके लिए आप कौन सा मटेरियल यूज़ करोगे। तो मोर्टर एक्चुअली हम यूज़ करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिक मैसनरी। हम क्या करते हैं, प्लास्टरिंग करने के लिए मोर्टर यूज़ करते हैं। जो दो ब्रिक्स हैं उनको जॉइंट करने के लिए मोर्टर यूज़ करते हैं। कोई गैप को फिल करने के लिए मोर्टर यूज़ नहीं करते, बट वी यूज़ ग्राउट फॉर द पर्पस ऑफ फिलिंग ऑफ द गैप्स। एडहेसिव, ये तो अब हम इसके पहले के वीडियो में भी हमने डिटेल में डिस्कस किया कि एडहेसिव क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होता है। कि जब कोई दो सेपरेट आइटम्स हैं और हमें उनको क्या करना है, एक दूसरे से जॉइन करना है, एक दूसरे से बाइंड टुगेदर करना है, तो उस केस में हम एडहेसिव यूज़ करते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे रहेगा ग्राउट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द विस्कोसिटी ऑफ ग्राउट is less than that of mortar. The statement is right or wrong. Options are number 1 right, number 2 wrong. देखिए, ये क्वेश्चन को समझने के लिए आपको सबसे पहले विस्कोसिटी को समझना पड़ेगा। विस्कोसिटी इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस टू फ्लो। पतलापन, अगर कोई लिक्विड है वो इजीली फ्लो हो रहा है, इसका मतलब उसमें क्या है, विस्कोसिटी कम है। दूसरा कोई लिक्विड है जो इजीली फ्लो नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब उसमें विस्कोसिटी ज़्यादा है। अभी देखो, हमने ग्राउट किसको कहते हैं, अब भी जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया कि ग्राउट हम यूज़ करके गैप्स को फिलअप करने वाले हैं। अब अगर कोई गैप है उसको हमें फिलअप करना है, उसमें हम ग्राउट मटेरियल इंसर्ट कर रहे हैं, तो उसकी विस्कोसिटी आप खुद सोचो, ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। विस्कोसिटी इज़ नथिंग बट द रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो, उसका पतलापन। विस्कोसिटी अगर ज़्यादा रहेगी तो वो क्या होगा, वो लिक्विड फ्लो नहीं हो पाएगा। विस्कोसिटी अगर कम रहेगी तो वो लिक्विड, वो ग्राउट, वो मटेरियल ईजीली फ्लो होगा। तो ग्राउट की प्रॉपर्टी ऑब्वियसली ऐसी ही होना चाहिए कि उसकी विस्कोसिटी क्या हो, कम हो, सो दैट इट विल बी ईजी टू फ्लो। वो ईजीली फ्लो करेगा और वो जो गैप्स है उसको क्या करेगा, वो अच्छी तरीके से, ठीक तरीके से वो उसको फिलअप कर देगा। तो ये स्टेटमेंट क्या रहेगा, हमारा राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और टाइप्स ऑफ द ग्राउट। ऑप्शन नंबर 1 सीमेंट ग्राउट, नेक्स्ट इपॉक्सी ग्राउट, नेक्स्ट पॉलीमर मॉडिफाइड सीमेंट ग्राउट एंड ऑल ऑफ द अबो। आवर आंसर इज़ ऑल ऑफ द अबो। ये जितने भी टाइप्स हैं, ये सारे के सारे टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ ग्राउट। ये ग्राउटिंग मटेरियल हैं, दीज आर द ग्राउटिंग मटेरियल। आपको इन चारों के, इन सभी के नाम्स को आपको याद रखना है। सीमेंट ग्राउट, इपॉक्सी ग्राउट, पॉलीमर मॉडिफाइड सीमेंट ग्राउट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउट इज यूज्ड where acids and grease are present. Options are cement grout, epoxy grout, polymer modified cement grout and cement sand grout. ऐसा प्लेस, ऐसी लोकेशन जहाँ पर एसिड्स का यूज़ है, ग्रीस है, तो उस सिचुएशन में हम गैप्स को फिलअप करने के लिए कौन सा ग्राउट हमें यूज़ करना चाहिए। इपॉक्सी
सीमेंट, पॉलीमर मॉडिफाइड या सीमेंट ग्राउट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा इपॉक्सी ग्राउट। इपॉक्सी ग्राउट हम यूज़ करेंगे। उसका रीज़न ये है कि इपॉक्सी ग्राउट जब बनता है तो उसके अंदर कोई वाटर का यूटिलाइजेशन नहीं होता। वो क्या, ये इपॉक्सी ग्राउट इस मटेरियल का जो पोरसनेस होता है, जो पोरस हम जिसको कहते हैं ना, पोरस मटेरियल एंड नॉन पोरस मटेरियल, तो इपॉक्सी ग्राउट मटेरियल इज़ लेस पोरस देन द सीमेंट ग्राउट्स। सीमेंट ग्राउट इज़ नथिंग बट द सीमेंट। हम सीमेंट और उसमें वाटर ऐड कर दिया तो जो मटेरियल बन जाएगा उसको हम बोलेंगे सीमेंट ग्राउट। लेकिन अगर इपॉक्सी ग्राउट है तो वो मटेरियल, इपॉक्सी ग्राउट मटेरियल क्या होता है हमारा, लेस पोरस होता है एज़ कम्पेयर टू द सीमेंट ग्राउट। तो इसी रीज़न की वजह से हम इपॉक्सी ग्राउट हम यूज़ करते हैं ऐसे प्लेसेस पे जहाँ पर एसिड्स का यूज़ होता है, ग्रीस का यूज़ होता है, और इसी रीज़न्स की वजह से हम किचन्स में भी उसको यूज़ करते हैं। आपको ये भी याद रखना है कि इपॉक्सी, अगर क्वेश्चन में इस तरह से आता है कि किचन्स में कौन सा ग्राउट यूज़ करते हैं, तो आपको याद रखना है इपॉक्सी ग्राउट यूज़ करते हैं। लेकिन एक डिसएडवांटेज इपॉक्सी ग्राउट का ऐसा भी है कि अगर हम फ्लोरिंग के लिए उसको यूज़ करें तो ये टाइल को ख़राब कर देता है। कभी कभार टाइल और इपॉक्सी ग्राउट ये मैच नहीं करता, तो इसलिए हमें इसको अवॉइड करना चाहिए फ्लोरिंग के लिए। और अगर हमें यूज़ ही करना है फ्लोरिंग के लिए भी, तो उस केस में हमें टाइल्स को परफेक्टली पहले सील करना पड़ेगा, उसके बाद में ही हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ द टाइल्स में गेट ब्रोकन और हमारी टाइल्स ख़राब हो सकती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ एसोसिएटेड विथ वाटर प्रूफिंग? Options are penetration of water with pressure, dampness of water, humidity and water vapors। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन से रिलेटेड पहले मैं आंसर बता देता हूँ और फिर उसका एक्सप्लेनेशन हम समझेंगे। अभी क्वेश्चन इस तरह से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ एसोसिएटेड विथ वाटर प्रूफिंग। वाटर प्रूफिंग से रिलेटेड कौन सा टर्म है फॉलोइंग ऑप्शंस में से? पहला है पेनिट्रेशन ऑफ वाटर विद द प्रेशर। वाटर क्या कर रहा है, कुछ समवॉट प्रेशर के साथ में इंसर्ट कर रहा है इनटू द सरफेस। दूसरा है डैम्पनेस ऑफ वाटर, तीसरा है ह्यूमिडिटी एंड चौथा है वाटर वेपर। तो हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा फर्स्ट, पेनिट्रेशन ऑफ वाटर विद द प्रेशर। देखिए वाटर प्रूफिंग हम करते क्यों हैं, उसका रीज़न ये है कि वाटर ये हमारी सरफेस के अंदर इंसर्ट कर जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हम नहीं चाहते कि वाटर क्या हमारी सरफेस के अंदर इंसर्ट ना करे, हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, तो इसको हम प्रोटेक्ट करें, इसी को हम कहते हैं वाटर प्रूफिंग। अब वाटर सरफेस के अंदर इंसर्ट करता है तो किस तरह से करता है? स्टार्टिंग में पहले क्या होता है, वाटर सरफेस के कांटेक्ट में आता है और फिर कांटेक्ट में आने के बाद में बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी एंड बिकॉज ऑफ द सर्टन स्टैटिक प्रेशर, अगर मान लीजिए हमारा रूफ स्लैब है, हमारे रूफ़ के ऊपर रेनफॉल हुई, रेनफॉल होने के बाद में वो जो वाटर था हमारे रूफ़ के ऊपर, हमारी छत पे, वो ड्रेन आउट नहीं हो पाया, वो वहाँ पर स्टैटिक कंडीशन में जमा रहा, तो वो क्या करेगा, हमारा जो स्लैब है वो स्लैब में से कंटिन्यूसली कांटेक्ट में रहेगा। उसकी कुछ तो भी हाइट रहेगी वाटर की 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, और दैट सेंटीमीटर ऑफ वाटर इज़ नथिंग बट H, एंड दिस H will get converted into the pressure because P is equal to gamma into H। H मिलने की वजह से प्रेशर वहाँ पे जनरेट हो जाएगा और फिर ये प्रेशर के साथ में वाटर क्या करेगा, कंक्रीट सरफेस के अंदर इंसर्ट होगा। और यही चीज़ हमारी, हम क्या चाहते हैं कि ना हो, स्लैब के अंदर वाटर का इंसर्शन ना हो, उसका इनग्रेस ना हो, टेक्निकल टर्म उसके लिए इनग्रेस है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक वाटर प्रूफिंग कंपाउंड वहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो वाटर प्रूफिंग कंपाउंड से रिलेटेड जो पैरामीटर है वो क्या है हमारा, इनग्रेस ऑफ वाटर विद द प्रेशर, विद समवॉट प्रेशर। उसी के साथ में जो दूसरे ऑप्शंस थे मैं उसका भी मीनिंग आपको बता देता हूँ। एक है डैम्पनेस ऑफ वाटर। डैम्पनेस मतलब क्या होता है कि डैम्पनेस इज़ नथिंग बट एंट्री ऑफ अनवांटेड वाटर इन द स्ट्रक्चर।
एक अनवांटेड वाटर है जो हमारे स्ट्रक्चर में एंट्री कर जाता है, उसको हम कहते हैं डैम्पनेस। और ये अनवांटेड एंट्री किस तरह से हुई है? दिस एंट्री मे बी आइदर द रिजल्ट ऑफ इंट्रूजन फ्रॉम द आउटसाइड और कंसोलिडेशन फ्रॉम विद इन द स्ट्रक्चर। आउटसाइड की वजह से भी हो सकता है कि आउटसाइड से हमारे स्ट्रक्चर में वो ऐड हो गया हो, या तो फिर इंटरनल कुछ तो भी कंसोलिडेशन हुआ है जिसकी वजह से वाटर वहाँ पर एक्यूमुलेट हो गया स्ट्रक्चर में, उसी को हम कहते हैं डैम्पनेस। कंसोलिडेशन मतलब क्या? कन्वर्जन ऑफ वाटर, कन्वर्जन ऑफ वेपर्स और गैस इनटू द लिक्विड। हमारे स्ट्रक्चर के अंदर जो कुछ भी हमारा मटेरियल है, कोई तो भी गैसेस थी और उन गैसेस की वजह से कुछ तो भी वेपर्स का कन्वर्जन हो गया, जिसकी वजह से लिक्विड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और फिर हमारी वॉल या जो भी हमारा कंपोनेंट है स्ट्रक्चर में का, उसमें क्या हो जाएगा? वाटर के वेपर्स हमें नज़र आ जाएंगे, उसी को हम कहते हैं डैम्पनेस। ह्यूमिडिटी इज़ नथिंग बट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। हमारे आसपास में जो कुछ भी वाटर के वेपर्स होते हैं उसकी वजह से जो हमें ठंडी एक फीलिंग आती है ना, उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। और जो वाटर का पर्टिकुलर एक एक ड्रॉप है उसको हम कहते हैं कि वाटर वेपर्स। तो हमारा आंसर यहाँ पर ए हो गया है, हमने डिटेल में इसको डिस्कस कर लिया इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड टू अप्लाई वाटर प्रूफिंग ऑफ रूफ इन एरियाज़ where the rain is continuously going on, then which type of waterproofing material is suitable? Option number 1 PIP/PIB sheet. Option number 2 glass fiber reinforced plastic. Option number 3 bituminous emulsion and latex cement coating. तो यहाँ पर हमारा आंसर है बिटुमिनस इमल्शन। बिटुमिनस इमल्शन एक्चुअली बनता है फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ बिटुमन से। बिटुमन जो होता है उसका वेरी फाइन ड्रॉपलेट्स, और वो मिक्स करते हैं हम वाटर के साथ में। अब आपको पता है कि बिटुमन क्या होता है? बिटुमन मैं डामर की बात कर रहा हूँ, मराठी में हम उसको डामर कहते हैं। तो जो फाइन ड्रॉपलेट्स होते हैं बिटुमन के, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे और फिर उसके बाद में उनको सेपरेट आउट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और हम जानते हैं कि इमल्शन के फॉर्मेट में हमें क्या करना है कि फाइन ड्रॉपलेट्स के फॉर्मेट में ही रखना उसका कंपलसरी है। तो इसके लिए हम वहाँ पर इमल्सिफायर भी ऐड कर देते हैं। तो बिटुमन इमल्शन में 3 चीज़ होती हैं, वाटर, बिटुमन एंड इमल्सिफायर। इमल्सिफायर काम क्या करता है कि जो बिटुमन के जो फाइन ड्रॉपलेट्स हैं वो उनको एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आने देता, एक दूसरे से सेपरेट आउट रखता है, जिसकी वजह से बिटुमिनस इमल्शन हमारे लिक्विड फॉर्मेट में रहता है। और ये इतना मतलब जिसको कहेंगे वाटर प्रूफिंग के लिए इतना परफेक्ट है कि अगर ऐसा कोई एरिया जहाँ पर कंटिन्यूसली रेन हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम वाटर का रेनिंग कंटिन्यू शुरू है और उसके बाद में भी अगर हम बिटुमिनस इमल्शन को वहाँ पर अप्लाई करें तो वहाँ पर भी ये वाटर प्रूफिंग का काम परफेक्टली करता है। सो आवर आंसर इज़ बिटुमिनस इमल्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर प्रूफिंग मटेरियल इज़ मोस्टली प्रीफर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। इन फॉलोइंग वाटर प्रूफिंग मटेरियल्स में से ऐसा कौन सा मटेरियल है जो कि कॉन्ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हमेशा उसको प्रीफर करते हैं? PIP/PIB शीट, ग्लास फाइबर रिइंफोर्स प्लास्टिक, बिटुमिनस इमल्शन, लेटेक्स सीमेंट कोटिंग। अभी देखिए ये चारों के चारों तो वाटर प्रूफिंग मटेरियल्स हैं। इनमें से हम बिटुमिनस इमल्शन के बारे में डिस्कस कर लिया, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स हमेशा ज़्यादा करके जो मटेरियल प्रीफर करते हैं वो है PIP/PIB शीट। ये हमारा आंसर रहेगा, आंसर नंबर 1। PIP का मतलब क्या है? पॉली आइसोब्यूटिलीन शीट। इसको PIP भी बोलते हैं शॉर्टकट में और PIB भी बोलते हैं शॉर्टकट में। इसका स्पेलिंग आपको ध्यान रखना है, पॉली आइसोब्यूटिलीन शीट। कॉन्ट्रैक्टर इसको हमेशा प्रेफर करते हैं। उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। कॉन्ट्रैक्टर्स इसको मोस्टली यूज़ करते हैं, उसका सबसे मेन रीज़न ये है
कि PIP शीट इज़ वेरी इजी टू यूज़ और इसको इंस्टॉल करना बहुत ही सिंपल होता है। और एक बार हम इसको इंस्टॉल कर दिए तो इसका मतलब ये है कि हम उसको भूल भी गए तो भी चलेगा, बिकॉज आफ्टर इंस्टॉलेशन इट विल सर्व इट्स पर्पज़ फॉर मोर देन 20 ईयर्स। एक बार हमने PIP शीट एज अ वाटर प्रूफिंग मटेरियल हमने अप्लाई कर दिया तो मोर देन 20 ईयर्स की लाइफ तक के ये हमारा पर्पज़ सर्व करता है। इतना ही नहीं, अगर टेम्परेचर रेंज बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम हो जाता है, कभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, अगर टेम्परेचर रेंज -30 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड इतना ज़्यादा अगर वेरिएशन हो रहा है तो भी इस टेम्परेचर वेरिएशन की रेंज में भी ये शीट हमारी काम करती है। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टर्स हमेशा पॉली आइसोब्यूटिलीन शीट को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स द सरफेस कोटिंग ऑफ कॉन्क्रीट इज़ इसेंशियल। ऑप्शन नंबर 1, concrete surface subjected to ingress of moisture, persistent chemical attack on concrete surface, continuous freezing and thawing action in surrounding of concrete, and next all of the above। देखिए, which of the following factors the surface coating of the concrete is essential। surface coating मतलब क्या कि हमने कंक्रीट का कुछ तो भी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किया हुआ है और हम कंक्रीट की सरफेस को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पर हम एक सरफेस कोटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सरफेस कोटिंग हमें प्रोवाइड करना चाहिए। अगर कंक्रीट, पहला ऑप्शन है कंक्रीट सरफेस सब्जेक्टेड टू इनग्रेस ऑफ मॉइस्चर। इनग्रेस मीन्स नथिंग बट द एंट्री। अगर एंट्री हो रही है मॉइस्चर की कंक्रीट की सरफेस में तो हमें सरफेस कोटिंग प्रोवाइड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ऑब्वियसली करना चाहिए। नेक्स्ट, परसिस्टेंट केमिकल अटैक ऑन द कंक्रीट सरफेस। अगर मान लीजिए कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर हमने कंक्रीटिंग की हुई है और वहाँ पर केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं और उन केमिकल्स का अटैक कंटिन्यूसली कंक्रीट की सरफेस पे है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होंगे जिसकी वजह से कंक्रीट की क्वालिटी वो ख़राब हो जाएगी। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, वहाँ पर कंक्रीट की सरफेस को कोटिंग प्रोवाइड करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ कंटिन्यूअस फ्रीजिंग एंड थॉइंग एक्शन इन सराउंडिंग ऑफ द कंक्रीट। फ्रीजिंग एंड थॉइंग एक्शन किसको कहते हैं? अभी जैसे हमारा टेम्परेचर कंटिन्यूसली ड्रॉप हो रहा है तो क्या हो जाता है, वाटर कन्वर्ट हो जाता है आइस में, उसको हम कहते हैं फ्रीज़ होना। और जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो क्या होता है, हमारी आइस ब्रेक्स हो जाती है, वो कन्वर्ट हो जाती है हमारी वाटर में, उसको हम कहते हैं थॉविंग। तो अगर कंटिन्यूस ये प्रोसेस हो रही है, मीन्स टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत ज़्यादा कंटिन्यू होते रहता है, टेम्परेचर कभी बहुत कम हो गया फिर कभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो उसकी वजह से जो कंक्रीट है उसके ऊपर भी उसका इफ़ेक्ट होगा। तो इसीलिए हम इस कंडीशन में भी हमें क्या चाहिए कि सरफेस ऑफ कंक्रीट को कोट कर लेना चाहिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सरफेस कोटिंग मटेरियल ऑफ कंक्रीट शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। ऑप्शन नंबर 1, गुड रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक, गुड रेजिस्टेंस टू टेम्परेचर वेरिएशन, गुड रेजिस्टेंस टू इम्पैक्ट एंड एब्रेशन, ऑल ऑफ द अबव। ये सारी चीज़ें जस्ट हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस की। अगर हम कंक्रीट की सरफेस को कोट कर रहे हैं तो जो सरफेस कोटिंग मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ होना ही चाहिए, तभी हमारा कंक्रीट क्या होगा, सेफ होगा। आंसर रहेगा हमारा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सरफेस कोटिंग मटेरियल इज़ यूज्ड फॉर रोड लाइन मार्किंग, मैनहोल कवर्स, स्विमिंग पूल्स एंड ऑल्सो इन कोस्टल एरियाज़ एंड फैक्ट्रीज़। देखिए कितनी सारी लोकेशंस हैं, मीन्स कंक्रीट। देखिए पहली कंडीशन क्या है, फॉर रोड लाइन, मीन्स कंक्रीट हमने कहाँ पर यूज़ किया हुआ है, रोड के पर्पज़ के लिए। दूसरा है मैनहोल कवर, मीन्स मैनहोल जो होते हैं हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज जो कैरी होता है उसके लिए हम मैनहोल करते हैं, मैनहोल कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसकी टॉप सरफेस को हम कवर प्रोवाइड करते हैं। तो जो टॉप का कवरिंग है वो हमने कंक्रीट से बनाया हुआ है। नेक्स्ट स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल भी हम कंक्रीट से करते हैं। कोस्टल एरियाज़,
ऐसे एरियाज़ जो कि सी के पास में हैं, कोस्ट से रिलेटेड हैं, अब वहाँ पर केमिकल अटैक हो सकता है, मरीन सॉइल वहाँ पर होती है, उसके कांटेक्ट में हमारा कंक्रीट रहेगा। फैक्ट्रीज़ है, फैक्ट्रीज़ में केमिकल अटैक होते हैं, डिफरेंट केमिकल्स का वहाँ पर यूज़ होता है। तो ऐसे सिचुएशंस में कितनी वैरायटी ऑफ सिचुएशंस हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में हमें कौन सा कंक्रीट का कोटिंग मटेरियल यूज़ करना चाहिए। पहला ऑप्शन हमारा बिटुमिनस कटबैक, नेक्स्ट क्लोरीनेटेड रबर कोटिंग, नेक्स्ट विनाइल कोटिंग एंड नेक्स्ट इपॉक्सी कोटिंग। तो आपको याद रखना है कि हमारा आंसर रहेगा क्लोरीनेटेड रबर कोटिंग, क्योंकि ये वाला जो कोटिंग मटेरियल है ये एक आप कह सके तो ये एक वर्सटाइल है। हम इसे जगह जगह पे यूज़ कर सकते हैं, रोड्स पे भी यूज़ कर सकते हैं, रोड मार्किंग पे यूज़ कर सकते हैं, मैनहोल कवर्स पे यूज़ कर सकते हैं, फैक्ट्रीज़ में यूज़ कर सकते हैं, कोस्टल एरिया में जो कंक्रीटिंग हुआ है वहाँ पर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो क्लोरीनेटेड रबर कोटिंग हमारा आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ द कंक्रीट इज सब्जेक्टेड टू हेवी एब्रेजन, इरोजन, wear and tear, fire and heat, then which of the following surface coating material for concrete will be suitable? Options are bituminous cutback, chlorinated rubber coating, vinyl coating एंड इपॉक्सी कोटिंग। क्लोरीनेटेड रबर कोटिंग के बारे में हमने जस्ट अभी डिस्कस किया। अभी यहाँ पर सिचुएशन अलग है, यहाँ पर कंक्रीट के ऊपर क्या क्या होने वाला है, हेवी एब्रेजन होने वाला है, इरोजन होने वाला है, वेयर एंड टियर होने वाला है, बहुत ज़्यादा हीट, बहुत ज़्यादा फायर को फेस करने वाला है कंक्रीट। तो हम क्या करना चाहते हैं कि कंक्रीट की सरफेसिंग को कोट करना चाहते हैं। तो इस केस में हमें कौन सा सरफेस कोटिंग मटेरियल यूज़ करना चाहिए? तो हमारा आंसर है यहाँ पे विनाइल कोटिंग। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलेंगे हम अगले वीडियो में।